हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम जो ग्रेविटेशन है वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। तो आइए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 8 मोशन एंड चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने मोशन के बारे में पढ़ा और फोर्स के बारे में पढ़ा और किस वजह से मोशन हो पाता है, यानी कि इस फोर्स के बारे में हमने यहाँ पर जाना। वी हैव लर्न दैट, हमने यहाँ पर ये समझा फोर्स की वजह से जो स्पीड में चेंज आ जाता है, डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, यानी कि हम कहें कि यहाँ पर वेलोसिटी में भी चेंज आ जाता है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट, हम हमेशा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। हमने देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ा जाए तो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, बजाय कि वो ऊपर की तरफ जाए। वी नो डैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, हम जानते हैं जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जबकि जो मून है यानी कि हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वह हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो इन सभी केसेस में बताया गया है कि कोई ना कोई एक फोर्स इन ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है। सो सर इज़ाक न्यूटन could grasp these that the same force is responsible for all these। तो सर इज़ाक न्यूटन के द्वारा ऐसा बताया गया कि इन सभी फेनोमेना की वजह से जो ये सारे फेनोमेना हो रहे हैं, ये किस वजह से हो पा रहे हैं? फोर्स की वजह से हो पा रहे हैं, और इस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वह ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर थियोरेटिकल से बढ़कर थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पर हम इसे समझेंगे। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि कैसे किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वह हर जगह जगह पर अलग अलग क्यों होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर पाता है और क्यों कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है। सो आइए अब इसमें जो टॉपिक है वह है ग्रेविटेशन। वी नो डैट मून गोज अराउंड दी अर्थ, हम जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो हम जानते हैं कि वह एक निश्चित हाइट तक पहुंचता है, उसके बाद में उसकी मूवमेंट कहाँ जाती है, वापस से वह नीचे गिर जाता है। सो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन किसी टाइम पर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एप्पल गिरता है उनके पास में, तो वह इसी चीज़ को सोचते हैं कि यह एप्पल नीचे क्यों गिरा बजाय कि यह ऊपर क्यों नहीं गया। ही कंजेक्टर्ड, यानी कि उन्होंने अनुमान लगाया दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस, यानी कि जिस तरीके से एप्पल नीचे गिरा और जिस तरीके से मून हमारे अर्थ की तरफ आता है, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। तो जैसे कि अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ खींच लिया, तो क्या इसने मून को क्यों नहीं खींचा अपनी तरफ? क्या दोनों केस में फोर्स सेम लगी या सेम टाइप की फोर्स थी? तो यह अनुमान लगाया गया दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। He urged that at each point of its orbit the moon fall towards the earth। तो ऐसा बताया गया कि हर एक पॉइंट पे, यानी कि जैसे कि ये अर्थ है और ये मान लेते हैं कि ऑर्बिट है जिसके अबाउट क्या मून यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके से मून यहाँ पर रिवॉल्व करेगा। अब मून रिवॉल्व करेगा तो ऐसा बोला गया कि फिर तो ये अर्थ की तरफ आ जाना चाहिए, जैसे कि एप्पल आ गया। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, यानी कि मून को अर्थ की तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन हम रियल में जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि मून अर्थ की तरफ आता चला गया हो, यानी कि वो एक स्पेशल ऑर्बिट में ही घूमता है। सो यहाँ पर देखिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करी गई जिसमें कि बताया गया कि एक थ्रेड ले लिया गया और इस पर एक स्टोन को टाई अप कर दिया गया। अब इसे हम तेजी से रोटेट करा रहे हैं तो हम देखेंगे कि एक फोर्स अंदर की तरफ, यानी कि इस धागे पर लग रही होगी। अगर हम इसे किसी पॉइंट पर छोड़ देते हैं तो ये धागे से यह किसी भी पॉइंट पर हम छोड़ेंगे तो वहाँ से ये टेंजेंटली निकल जाएगा। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखिए, भले ही ये एक सर्टेन स्पीड से घूम रहा हो, लेकिन इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से किस में चेंज आ जाएगा? वेलोसिटी में। और जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब तब किस में चेंज आ जाता है? एक्सेलरेशन में भी चेंज आ जाता है। So the force that causes this acceleration and keep the body moving along the circular path। तो बताया गया कि कोई ना कोई फोर्स इस पर लग रही है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर यहाँ पर एक्सेलरेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और जिस वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रही है। इस फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। तो ये फोर्स किस तरफ लग रही है? सेंटर की तरफ लग रही है।
अगर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती उस केस में यह स्टोन कैसे चला जाता, स्ट्रेट चला जाता। स्ट्रेट लाइन में कैसा पाथ फॉलो करता है, टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करता है। जैसे कि टेंजेंट हम मैथ्स का टॉपिक है जिसमें कि फिलहाल में इतना समझिए कि एक सर्कल है, सर्कल से एक पॉइंट पर टच होकर जाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, टेंजेंट हम कह देते हैं। सो जो मोशन है मून का अर्थ के अराउंड, वह भी किस टाइप की वजह से, फोर्स की वजह से हो पा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो पा रहा है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आ पा रही है कि अर्थ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। यानी कि जैसे कि ये अर्थ मान लेते हैं और ये हमारा मून है, तो अर्थ मून पर क्या लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। अब मून यहाँ पर होगा तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लग रही होगी। इफ देयर वॉज नो सच फोर्स द मून वुड पर्स अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं होती तो मून हमारे ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में ना घूमकर बाहर की तरफ निकल जाता। इट इज सीन दैट द फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? तो यहाँ पर बताया गया कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर कहीं पर एप्पल है, तो एप्पल हमें अर्थ की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है कि अर्थ एप्पल की तरफ जा रही हो? तो इफ सो, अगर ऐसा है तो हमें ऐसा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता। हम इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता दिखाई देता, यानी कि एप्पल अर्थ की तरफ आते हुए दिखता है लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है, ऐसा क्यों नहीं दिखता। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, तो हम ये भी कहेंगे एप्पल को अर्थ ने अट्रैक्ट करा तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन हमारा सेकंड लॉ यह कहता है कि जो फोर्स है, अगर हम यहाँ से एफ की वैल्यू की बात करें तो एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू का ए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ए और एम की बात करें, फोर्स क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो हम इसे हटा देते हैं। जितनी फोर्स एप्पल लगा रहा है अर्थ पर, उतनी ही फोर्स अर्थ भी लगाएगी एप्पल पे। हम बात करते हैं मास और एक्सेलरेशन की, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये कांस्टेंट वैल्यू को दिखा रहे हैं। मान लेते फोर्स इक्वल है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो m जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सेलरेशन के। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यदि मास बहुत ही कम है, इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो इसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इस वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी वजह से अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ का मास अगर बहुत ज़्यादा है तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हमें यह दिखाई भी नहीं देती, या हम ये कहें कि ये ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, जबकि फोर्स तो इन दोनों पर लग ही रही है। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो मास है एप्पल का वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, इसलिए हमें अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नजर नहीं आती। एक्सटेंड द सेम आर्गूमेंट, इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। इसीलिए यह आर्गूमेंट इसमें भी फिट बैठता है कि अर्थ जो है वह मून की तरफ क्यों नहीं जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में मून का जो मास है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से एक्सेलरेशन में चेंज आ जाता है। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है, जितने भी प्लैनेट है वो अर्थ सन के अराउंड में घूम रहे हैं, तो वहां पर यह बोला गया कि कोई ना कोई एक फोर्स है जो कि सन को और प्लैनेट को आपस में रिवॉल्व कराने में मदद कर रही है। न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून। तो न्यूटन ने यह बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ एप्पल को ही अट्रैक्ट कर रही है, जबकि न्यूटन के द्वारा यह बताया कि दुनिया में यानी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सेलिशियल बॉडीज हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हो, दोनों ही बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होती हैं, और इस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कहा गया कि ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, हर एक दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन ऑब्जेक्ट्स के बीच की क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। यदि अर्थ खींच रही है तो उसे बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया गया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम यूनिवर्सल लॉ क्यों पड़ा, क्योंकि ये होल यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, यानी कि हर एक दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यह एप्लीकेबल है। सो देखिए एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसका मास है बिग एम से हमने इसे डिनोट कर दिया, इसे स्मॉल एम से हमने यहाँ पर लिख दिया।
तो कैप्स में और स्मॉल में हमने यहाँ डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर यह कहता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, किसके मल्टीप्लाई के, ऑफ देयर मासेस यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट लिए हैं उसके मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हम जो डिस्टेंस लेते हैं वह एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, तो एवरेज डिस्टेंस इसका इन्होंने क्या माना है, डी, तो इसके स्क्वायर टाइम्स के बराबर है। द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ देयर बॉडीज, तो और जो फोर्स लगेगी वो उनके सेंटर को जोड़ने के बाद में जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा उसके अबाउट यहाँ पे फोर्स लगेगी, क्योंकि एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि जब भी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट को प्लेस करते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट को प्लेस करेंगे, तो वह कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जी। इसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि बाय एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद में निकल के आती है। सो बेसिकली तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आया फोर्स का, जी एम और स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर, तो यह एक फॉर्मूला यहाँ से बनकर आ जाएगा। वेयर जी जो है यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है। सो अब हम बात करते हैं सर इजाक न्यूटन के एक एक्सपेरिमेंट की। हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर रूल, तो देखिए हमें यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे गैस किया गया, यानी कि जो ये फोर्स है किस तरीके से यहाँ पर लग रही है, इन्होंने कैसे बताया कि स्क्वायर टाइम्स होगी, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ और समझना पड़ेगा और वह है यहाँ पर कैपलर्स के लॉज। तो एक बार हम इस पे गो थ्रू हो लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया गया 16वीं सेंचुरी के करीब, जिसमें कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग डेटा को कलेक्ट करा और प्लैनेट्स की मोशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करा। इसी में एक जोन्स कैपलर जिन्होंने अपने 3 लॉज दिए, इनको बोला गया कैपलर्स लॉ। बहुत ही सिंपल लॉ दिए गए, एक बार में इसे समझते हैं। देखिए पहला लॉ ये कहता है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो इसे समझते हैं इलिप्स ऑफ फोकाई क्या है। देखिए ये हमारा सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है, इसी सेंटर को फोकस भी मान सकते हैं हम। वहीं पर अगर इसकी शेप को थोड़ा इलिप्टिकल बना दिया जाए तो ये होता है एक इलिप्स, यानी कि अंडाकार शेप जैसी रहती है, उसे हम इलिप्टिकल शेप कहते हैं। अब इस केस में इसके 2 फोकस होते हैं, इसके 2 एक्सिस होते हैं, हमें इस पे नहीं जाना है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है जिसे हम क्लास 11th में पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। फिलहाल में बस हमें इतना समझना है कि इसके 2 फोकस होते हैं, तो इसका एक फोकस है F1, एक फोकस है F2। तो लॉ यह कहता है कि जो ऑर्बिट है ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिट है यानी कि जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहे, वह एक इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि एक फोकस पे, किसी एक फोकस पे क्या बना हुआ है, वहां पर सन मौजूद है। सो जैसा कि डायग्राम में बताया, तो फर्स्ट लॉ बस इतनी सी बात कहता है कि ये सन की पोजीशन है और ये प्लैनेट इस पोजीशन में यानी इस पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यानी दूसरा लॉ यह कहता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अगर मान लेते हैं कि ये प्लैनेट है यहाँ से यहाँ तक और ये एक लाइन जॉइनिंग एरिया हो गया, वहाँ पर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर भी एक इस तरीके से एरिया बन गया। तो अब देखिए इसे समझते हैं कि एरिया कौन सा बना, OAB एंड OCD। तो OAB और OCD इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम मान लेते हैं कि 5 मिनट का समय लिया गया। तो 5 मिनट के समय में यह बताया गया कि जो एरिया स्वीप करा जाता है प्लैनेट के द्वारा, जब हम इनकी लाइन को जोड़ देते हैं तो वह इक्वल आता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि 5 मिनट में जितना एरिया, मान लेते हैं कि ये एरिया 50 है और 50 है एरिया, तो इसे मीटर स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, तो मान लिया ये 50 मीटर स्क्वायर है। अब हम देख रहे हैं कि ये पाथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर एरिया दिख रहा है, तो क्योंकि जगह ज़्यादा है तो इसने एरिया, यहाँ पे जगह कम है तो इसने क्या है, पाथ ज़्यादा ट्रेवल कर लिया। वही ये भी 50 मीटर स्क्वायर है, 50 मीटर स्क्वायर है क्योंकि ये बड़ा एरिया दिख रहा है, इसलिए इसने पाथ क्या करा, कम ट्रेवल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम टाइम दिया जाए तो जो प्लैनेट है सेम टाइम में सेम एरिया को ही स्वीप करते हैं। अगर सेम एरिया को स्वीप करते हैं तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फ़र्क वह ये कि इस जगह पर A से B तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है किसी प्लैनेट के द्वारा वह कम है, जबकि यहाँ पर C से D तक डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ जब प्लैनेट सूर्य की तरफ होते हैं तब वह तेज़ी से मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वह दूर रहते हैं।
सो ये चीज बताएगी हमारे केपलर्स के सेकंड लॉ से हमें पता चलती है। अब देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो देखिए मीन डिस्टेंस क्यों बोला गया, अगर हम यहाँ पे प्लेनेट की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर प्लेनेट और सन के बीच का डिस्टेंस अलग है, इस पोजीशन पे अलग है, तो हमने इन सभी डिस्टेंस का क्या निकाल लेना, पहले मीन। तो कहा गया जो मीन डिस्टेंस है प्लेनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू दी, वह जो मीन डिस्टेंस है वह प्रोपोर्शनल है, किसकी प्रोपोर्शनल है, क्यूब, यानी कि उसका क्यूब, यानी मीन डिस्टेंस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अबाउट टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड, यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जितनी देर में ये जो सन के अबाउट प्लैनेट रिवॉल्व करता है उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर है। तो ऐसे 3 नियम यहाँ पर दिए गए। तो पहला नियम बिल्कुल सिंपल कि जो सन है वह एक फोकस पे होगा और ऑर्बिटल, यहाँ पर ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिट में यह प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे। तीसरा नियम बताया गया कि जो मीन डिस्टेंस का क्यूब है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टाइम पीरियड इसे लगता है एक प्लैनेट को रिवॉल्व करने के दौरान। सेकंड नियम यह बोला गया, सेकंड नियम क्या बताया गया कि जो किसी भी प्लैनेट के द्वारा एक सेम टाइम में यानी कि लिमिटेड टाइम में जो एरिया स्वीप होगा वो इक्वल ही रहेगा। तो अगर एरिया स्वीप इक्वल कराना है तो कहीं उसे तेजी से मूव करना पड़ेगा, कहीं उसे धीरे से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सर्कुलर पाथ नहीं है, यहाँ पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। अब यहाँ पर 3 ये जो लॉ आए इसके बेसिस पर देखिए न्यूटन ने कैसे गैस करा इनवर्स स्क्वायर लॉ, हमें इसे समझना है। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है इसे मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए न्यूटन ने गैस करा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर के। तो ऐसा कैसे गैस करा गया इसे हम समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक टर्म जानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वह है mv²/r। जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो होता है mv²/r, जिसमें मास जो होगा किसी भी प्लैनेट का वह कांस्टेंट है, यानी कि अब f किसके बराबर बचा, f बचा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v²/r के। अब देखिए हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी 2πr/t, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर हम इसे एक सर्कुलर शेप का ही मान लिया जाए तो कितनी बनेगी 2πr/t। सो यहाँ से f की वैल्यू, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई 2πr/t, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी बनेगी 2πr/t, जिसमें कि 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। सो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r/t के। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर कर दे तो देखिए v² किसके प्रोपोर्शनल हुआ r²/t² के। अगर इस तरीके से रहेगा, इसके बाद देखिए v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r² को बना देते हैं क्यूब और यहाँ पर ट्वाइस और यहाँ लिख देते हैं 1/r। अब देखिए अगर हम r को इससे काटेंगे तो यही वैल्यू बन के आ जाएगी, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये समझ में आया कि f किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, v² को f × का r, ये वैल्यू की बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t² के, इसका मतलब r³/t² क्या हो जाएगा, यह एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रहेगा। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ से समझ में आया v² किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, v² किसके प्रोपोर्शनल हुआ 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अब f की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, f की, f बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्टली v² की जगह हम क्या लिख देंगे 1/r। तो v² की जगह आ गया 1/r और यहाँ पर r पहले से ही मौजूद था, तो यहाँ से f किसके बराबर आ गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म निकाली फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r² के, ये कैसे गैस करा गया न्यूटन के द्वारा, इसमें किसका रोल आया, केपलर के थर्ड लॉ को भी शामिल किया गया, तब जाकर यह कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आया कि जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि उन दो ऑब्जेक्ट के मीन डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने किस तरीके से निकालना है, देखिए F बराबर पहले सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, इसके बाद में यहाँ से हम निकालेंगे v²/r क्योंकि मास कांस्टेंट है, v की वैल्यू हम जानते हैं 2πr/t। 2πr/t किस वजह से आएगी, यहाँ पर 2πr/t क्योंकि यह कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो वेलोसिटी है वह कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वजह से 2π कांस्टेंट है तो r/t बचेगा, स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद में यहाँ पर इसे क्यूब की फॉर्म में बदलेंगे ताकि हम इसको कांस्टेंट के बराबर रख सकें।
तो वी स्क्वायर किसके बराबर आया, 1/r के बराबर आ गया। अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, 1/r स्क्वायर के। तो इस तरीके से ये जो टोटल यहाँ पे बताया गया इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। तो आइए अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे एफ बराबर जी एम इंटू एम बाय डी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइंड होगा। सो अब हम बात कर रहे हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो देखिए हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट हम जब निकालेंगे जब हमें कोई फॉर्मूला वहाँ पर गिवन हो या फॉर्मूले के बारे में हमें पता हो। तो जैसे कि एफ का फॉर्मूला दे रखा है तो जिसकी हमें यूनिट पता है उसकी यूनिट हम पुट कर देंगे। तो जैसे कि देखिए एफ बराबर जी एम बाय डी स्क्वायर, अगर हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालें तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बदल जाए, जिसमें एफ क्या है, न्यूटन, फोर्स न्यूटन में, डी यानी कि मीन डिस्टेंस है जिसे हमने मीटर में लिया है तो मीटर स्क्वायर, मास किस में है, केजी में, तो यहाँ पर 2 बार आएगा मास तो यहाँ पर हो गया केजी स्क्वायर। अब हम इसे सही तरीके से लिखें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या हो गया, जी की एसआई यूनिट, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट इतनी निकल के आएगी। अब यूनिट इतनी आ गई, इसकी कुछ अपनी वैल्यू भी होगी, तो जो वैल्यू निकल कर आई वो फॉर्मूले वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने के बाद निकल के आई, जिसपे हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू को लर्न कर लेना है। कितनी है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा यह टोटल वैल्यू किसकी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब देखिए वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कि हर दुनिया के हर दूसरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें फोर्स क्यों नहीं फील होती, यानी कि यहाँ पर बताया गया है हाउ डू वी नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, हमें क्यों नहीं एक्सपीरियंस हो पाता है। इसलिए एक्सपीरियंस नहीं हो पाता जैसे कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, अब मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी मान ली जाए, मान लेते हैं कि 1 मीटर है और इसका मास है 10 किलो और इसका मास है 5 किलो। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो F बराबर क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू कितनी है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11, पहले का मास 10, दूसरे का मास 5 और डिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व भी करेंगे तो देखिए 10 की पावर -11 कितनी भी बार कर लीजिए तो 10 की पावर -11 बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, इस वजह से हमें ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो पाती है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट के बारे में हमने जाना। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर इसके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे इसे हम अलग से कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस हुई, देखिए अर्थ किस तरीके से सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो बताता हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है तो यह एटमॉस्फेयर भी किस वजह से बाइंड अप है, इस ग्रेविटेशन की वजह से। सूरज से अगर हम बात करें रेन ड्रॉप क्यों ड्रॉप नीचे ही क्यों आती है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही यह पॉसिबल हो पाता है। अब मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ यह भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, टाइड्स का आना यह भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही हो पाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल की तरफ। देखिए फ्री फॉल क्या कहता है, हमने देखा है कि अर्थ अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। Whenever object fall towards the earth, जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है अंडर दिस फोर्स अलोन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उस टाइम पर गिरने वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे, फ्री फॉल कह देंगे, यानी कि अपने ही फोर्स की वजह से वह गिर रहा है। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो देखिए डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। व्हाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बट, लेकिन ड्यू टू अर्थ्स अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज आया है इसका मतलब एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। अगर एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो अर्थ की तरफ जब यह एक्सेलरेट हो रही होगी बॉडी तो उसे हम बोल देते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगी उसे हम किससे डिनोट कर देंगे, जी से, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि अर्थ की वजह से लगने वाली फोर्स की वजह से बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट, तो उसे हम ए से क्या बोल देंगे, जी नाम हम रख देंगे। लेकिन यह है बेसिकली एक्सेलरेशन ही, तो इसकी यूनिट फिर भी क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। सो यहाँ से अब हम निकालते हैं इसकी जी की वैल्यू। तो देखिए वी नो डैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ से हमने जाना था फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट का मास और उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन।
अब देखिए अगर ये एक्सेलरेशन को ग्रेविटी की वजह से लग रही है तो इसे हमने किससे चेंज कर दिया, जी से। F बराबर mg, यानी कि यह फोर्स होगी जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ की वजह से लग रही है, और ये किसके बराबर होती है, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर। यहाँ से देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, यहाँ जो कैप्स में लिखा गया है m, यह हमारा अर्थ है, अर्थ का मास की बात यहाँ पर करी गई है। तो g की वैल्यू कितनी आएगी, कैप्स में यहाँ पर g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m/d²। तो यहाँ से g की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे। अब g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिलहाल में इसे देखते हैं g की वैल्यू कैसे निकलेगी। उससे पहले r की बात करते हैं। अगर रेडियस ज़्यादा रहेगा, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या एक तरीके से इलिप्टिकल पाथ में रहती है। तो देखिए ये इक्वेटर है, ये इसके पोल्स हैं, तो पोल पर रेडियस एज कंपेयर टू इक्वेटर, पोल पर रेडियस कम है। अगर यहाँ रेडियस कम है तो देखिए रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे क्या ज़्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है तो ओवरऑल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। सो द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर, तो पोल पर ज़्यादा और यहाँ पर कम। तो इस तरीके से जो जी की वैल्यू है वो हम पता लगा लेंगे। अब बाय फॉर्मूला इसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू कितनी बनती है तो उसे देखते हैं। देखिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे फॉर्मूला क्या है, जी बराबर कैप्स में जी m/r², जिसमें मास ऑफ अर्थ है और यह मीन डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट था। तो देखिए ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो कंपैरिजन करें, मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है और यह ऑब्जेक्ट, तो इसके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि यह डिस्टेंस कंपैरिजन करें इसके रेडियस से तो नेग्लिजिबल है, इस वजह से हम इसके डिस्टेंस की बात ही नहीं करते, हम इसके डिस्टेंस को भी क्या मान लेते हैं, रेडियस के बराबर ही मान लेते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू निकल कर आई वह कितने, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी वैल्यू यहाँ से निकल के किसकी, जी की, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8, अगर प्रॉपर लिखे तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू रहती है। अब यहाँ से एक समझने की बात यहाँ से ये निकल कर आती है, देखिए जब हम इस g की बात कर रहे हैं तो g की वैल्यू कितनी है, g का फॉर्मूला क्या बनना है, g m/r²। तो d जो टोटल डिस्टेंस थी उसे हमने r के बराबर ही मान लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है अर्थ से उसे नेग्लिजिबल मान लेंगे एज कंपेरिजन विद रेडियस। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो g की वैल्यू है वह जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है अर्थ पर उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि फॉर्मूले में इस ऑब्जेक्ट का मास तो कहीं पर भी नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे टमाटर हो, या एप्पल हो, या अमरूद हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वह सेम ही स्पीड से जाएगा और पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर एक ही टाइम पर जाकर टकराएगा। यानी कि चाहे आप नींबू ले लीजिए, चाहे आप वाटरमेलन तरबूज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो एक ही टाइम पर अर्थ पर आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिर रहा है उसके मास है m, और फॉर्मूले में उस मास का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो मास तो यहाँ पे हट ही गया। इसका मतलब है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो वह एक ही समय पर एक ही टाइम पर गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, सीट ऑफ पेपर और स्टोन को लिया गया, जब उसको छोड़ा गया तो यह पाया गया कि ग्राउंड पर स्टोन पहले पहुंच गया जबकि सीट ऑफ पेपर बाद में पहुंचा, जबकि मैंने भी आपको बताया कि ऐसा नहीं होता है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखिए जब हम सीट ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं तो सीट ऑफ पेपर का अपना कुछ एरिया होगा, और जब हम स्टोन की बात करेंगे तो ये होगा। अब अगर यहाँ पर हवा मौजूद है तो अगर हम इसे गिराएंगे तो बिकॉज ऑफ दिस एयर रेजिस्टेंस जो स्टोन है वह इसे आराम से पार कर लेगा और यहाँ पर तेजी से आ जाएगा। जबकि हम पेपर की बात करें तो यह एयर रेजिस्टेंस की वजह से बहुत टाइम जाकर बाद में यह गिरेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती गिरने वाले ऑब्जेक्ट से। तो ऐसा क्यों, अगर हम इसमें से सारी की सारी एयर को सक कर लें यानी कि एयर को आउट कर लें, अब एयर नहीं रहेगी तो रेजिस्टेंस नहीं, उसके बाद अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को गिराओगे तो ये एक ही टाइम पर यहाँ पर जाकर गिरेंगे। इसी बात को मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब देखिए इसी एक्टिविटी को करने के लिए गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा यानी कि पीसा की झुकी मीनार से ये ऑब्जेक्ट्स को गिराया और देखा गया कि वह सेम टाइम पर ही गिर रहे हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम, इस चीज को वहां पर प्रूव कर दिया गया। अब देखिए जी क्या है, कांस्टेंट है नियर द अर्थ। ऑल द इक्वेशन जी कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूले की बात करें तो देखिए
जी एम बाय डी स्क्वायर या आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। ना तो जी की वैल्यू में चेंज आएगा, ना ही मास ऑफ अर्थ में, ना ही रेडियस ऑफ अर्थ में, यानी कि इसकी वैल्यू थ्रू आउट कहीं पर भी चले जाइए कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो जितने भी ये फॉर्मूले थे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, जी से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी ए किससे रिप्लेस हो गया, जी से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए यह रिप्लेसमेंट कब होगी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा हो। स्ट्रेट लाइन के लिए तो एक्सेलरेशन को ए ही हम मानेंगे। यहाँ पर देखिए एक समझने की बात यह है कि ए को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, यानी कि जी को हम कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है तो इसे हम जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द अर्थ जाएगा तो इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव में लेंगे, जिसे हम न्यूमेरिकल पोर्शन में अलग से कवर कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं मास के बारे में। तो देखिए पिछले चैप्टर में हमने मास के बारे में समझा था कि मास किसी ऑब्जेक्ट को किससे पता चलता है, उसके इनर्शिया से पता चलता है। जिसका ज़्यादा मास उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वह अर्थ पर कहीं पर भी रख दीजिए कोई चेंज उसमें नहीं आता। दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और हर जगह वैरी वो नहीं करता। जबकि वेट की बात करें तो देखिए वेट क्या है, अगर इसे डिफाइन करा जाए तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, और इसी फोर्स को जो किस पे डिपेंड करती है, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब यह हुआ कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे बताया जाएगा, उस पर लगने वाली फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है वही उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो F बराबर क्या होता है, फॉर्मूले से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें हमारे पास आया F बराबर ma। ए को हमने रिप्लेस कर दिया जी से, क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स जिससे कि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है, उसी फोर्स को कहा जाता है वेट के बराबर, यानी कि वेट किसके बराबर होता है, उस लगने वाली फोर्स के बराबर। सो F को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, W से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि यह फोर्स ही है इस वजह से इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, न्यूटन ही रहेगी। यानी कि फोर्स की यूनिट क्या हुई, न्यूटन। जब हम न्यूटन फुल यानी कि पूरे अल्फाबेट में लिखेंगे तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं, और अगर सिर्फ सिंबल से डिनोट करेंगे तो कैप्स में लिखा जाता है। तो इस तरीके से वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि देखिए W किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर और जी पर। तो मास तो किसी ऑब्जेक्ट का नहीं बदल रहा है, इसे हमने यहाँ पर पढ़ लिया, यानी कि जी में चेंज आता है। हमने अभी जाना कि पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, यानी कि वेट हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। अब देखिए आपने सुना होगा कि जब एस्ट्रोनॉट, या हम बात करें जो आउटर स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो वह वहाँ पर उड़ते हैं। वहाँ पर वह उड़ते किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जब वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम, इवन जीरो के बराबर ही हो जाती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर कम है, जीरो है, तो लगने वाला जो वेट है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि फोर्स कितनी होगी, जीरो। मून पर बात करें, मून के अलावा अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट की बात करें यानी कि आउटर स्पेस की बात करें, तो वहाँ पर जो वेट लग रहा है यानी इस ऑब्जेक्ट को खींचने वाली जो फोर्स है वो कितनी बन गई है, 0 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू 0 है, ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0। तो इसलिए वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्या है, वेटलेस फील करता है और वहाँ पर वो आराम से उड़ सकते हैं। इस वजह से हमने देखा होगा जो आउटर स्पेस में जाते हैं तो जो सैटेलाइट रहती है उसके अंदर भी वो उड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू 0 रहती है, जिस वजह से वेट जो एक्सपीरियंस हो रही होती है, फोर्स, वो भी 0 आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ मास और वेट में अगर हम डिफरेंस करें तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। वेट की बात करें, इट इज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। मास की अपनी यूनिट है, ऐसा यूनिट केजी, और वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन। मास कैन नेवर बी 0, मास कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन वेट 0 हो सकता है, क्योंकि यह किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से मास और वेट में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। अब देखिए मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, तो हमने जाना W बराबर mg, जो जहाँ उसकी ग्रेविटी के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम उस पर वेट भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, वेट ऑन मून यानी फोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे वेट से, क्योंकि फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर है। तो जी एम मास ऑफ मून और मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हमने बात करनी है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के अबाउट हम फोर्स निकाल रहे हैं, यानी कि कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रही है, और उसका ही हमने क्या ले लिया, रेडियस की बात हमने कर ली। तो इसमें जब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा, वेट ऑन मून यहाँ पर निकल कर आया, वेट ऑन अर्थ ये निकल कर आया, इन वैल्यूज को पुट करने के बाद में। तो यहाँ पर जब रेशियो निकाल कर देखा तो यह पाया गया कि वेट ऑन मून और जो वेट ऑन अर्थ है वो 1/6 है,
यानी कि वेट ऑन अर्थ जो है वह, अगर हम मून की बात करें तो वेट ऑन मून कितना, 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के लगने वाली फोर्स जो कि अर्थ की वजह से उसे अपनी तरफ खींच रही है, अगर वह 10 न्यूटन 60 न्यूटन है, तो अगर वही ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, मून पर चला जाए, तब उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर एस्ट्रोनॉट भी फ्लाई करते हैं, यानी कि एक छलांग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा दूरी यहाँ से तय कर लेते हैं। तो इस तरीके से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का रेशियो कितना आता है, 1/6 आता है। एग्जाम में कभी कभी यह रेशियो भी निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलो, वेट बताना है हमें अर्थ पर, तो इसे समझते। देखिए वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास पहले 1 किलो है तो हमने मान लिया 1 किलो है, और अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 है, अबाउट हम इसे 10 मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो उस पर लगने वाला जो उसका वेट होगा वो कितना न्यूटन होगा, 10 न्यूटन के बराबर होगा। अप्रॉक्स वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। एक्चुअल में निकाले तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से वेट हमने कैसे निकालना है, मास और ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.8 रखनी है, जिससे वैल्यू कितनी है 98 न्यूटन उसके वेट आ जाएगा। इस तरीके से हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब हम बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। सो देखिए यहाँ पर आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रेशर की एप्लीकेशन किस वजह से, जो बैग की स्ट्रिप होती है वह ब्रॉड क्यों रहती है, और जो हमारे पिन होती हैं उसकी नेल क्यों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शार्प रहती है, नाइफ क्यों बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि यहाँ से क्या करा जाता है। तो बेसिकली थ्रस्ट एंड प्रेशर की हमें यहाँ पर एप्लीकेशन को देखना है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू कंसेप्ट ऑफ द नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखिए थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। प्रेशर क्या होता है, बेसिकली प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कौन सा और एरिया कौन सा, इसे समझना है। तो फोर्स कौन सी, अप्लाइड फोर्स, और एरिया कौन सा, ऑन अप्लाइड एरिया। यानी कि प्रेशर क्या हो जाता है, जब हम किसी डेफिनेट एरिया पे, मान लेते हैं हम सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे हैं और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वह क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन यदि यही फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग जाए, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर लगे, किसके, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर यह लगती है, तो उसे हमने प्रेशर ना बोलकर उसे अलग से नाम क्या दिया, थ्रस्ट का नाम हम दे देंगे। सो बेसिकली थ्रस्ट और प्रेशर सेम ही चीज़ है। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि 90 डिग्री पर लग रही है, तो ये थ्रस्ट बोल दिया जाएगा, या हम इसे प्रेशर भी कह सकते हैं। सो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यानी कि प्रेशर की यूनिट कितनी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर देखना है थ्रस्ट, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। सो बेसिकली न्यूटन ऐसा यूनिट क्या आ जाती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि यह साइंटिस्ट के नेम पर रखना है, तो इसका नाम जो साइंटिस्ट ने यह बताया तो वह कौन थे, ब्लेस पास्कल, जिसके नाम पर ऐसा यूनिट प्रेशर की क्या हो जाती है, पास्कल भी हो जाती है। जब हम पास्कल को पूरे नाम में लिखेंगे तो हमें इसे शॉर्ट में लिखना रहेगा, और अगर हमें इसे लॉन्ग में बताना है तो हम इसके मतलब कि अगर सिंबल की फॉर्म में बताना है तो पी हमें कैप्स में लिखना है और ए हमें स्मॉल में लिखना है। यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल में भी बात कर सकते हैं, यानी कि एक ही यूनिट है। इसके अलावा प्रेशर की एक और यूनिट होती है बार, तो 10⁵ पास्कल। हमें इस पर नहीं जाना है, छोड़ते हैं इसे। तो देखिए बस इतना समझ लीजिए, प्रेशर की और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, बार भी इसमें एक यूनिट रहती है। और एक यूनिट और रहती है mmHg, जो हम थर्मामीटर की ये जो प्रेशर रहता है उसमें हम किस में बताते हैं, mmHg में भी बताते हैं। तो ये सारी बेसिक यूनिट रहती है, लेकिन ऐसा यूनिट किस में रहती है, सिर्फ और सिर्फ पास्कल। सो देखिए प्रेशर यहाँ से अगर हम निकालें, फोर्स बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, प्रेशर के बराबर हो जाता है। न्यूमेरिकल पोर्शन को हम अलग से देखेंगे। सो देखिए, सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर एंड अ स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्जर एरिया। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर स्कूल के जो बैग होते हैं इसकी स्ट्रिप ज़्यादा चौड़ी होगी, तो यानी कि एरिया ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा हो गया तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। एरिया ज़्यादा होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ओवरऑल प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम लगेगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से हमें जो प्रेशर फील होता है वो कम ही होता है।
सारे नेल जो यहाँ से शार्प रहता है, वो शार्प क्यों रहता है? शार्प रहने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एरिया वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हम इसी को यहाँ पर पिंच करेंगे। एरिया यहाँ पर कम हो गया तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स आप उतनी ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्स आप उतनी रखोगे तो देखिए कम एरिया रहेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये आसानी से इसके अंदर पिंच हो जाएगी। और अगर हमने एरिया यहाँ से ब्रॉड कर दिया जाता है, यानी कि एरिया कुछ ऐसा रख देते, तो अब इस केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये इसके अंदर जाएगी। तो इस तरीके से प्रेशर को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। तो देखिए, ये हमने इससे पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा, इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सो देखिए, फ्लूइड किसे कहते हैं? हर चीज़ जो फ्लो हो जाती है उसे फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिक्विड और गैसेस। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो प्रेशर लगाता है सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, उसका अपना वेट होता है जिस वजह से वह प्रेशर लगाता है। फ्लूइड का भी अपना वेट होता है और वह भी प्रेशर एक्सर्ट करता है बेस पर, यानी कि जिस भी कंटेनर में वो रखा है उस कंटेनर पर, और उसकी वॉल पर भी प्रेशर लगाता है। ठीक उसी तरीके से गैस भी फोर्स लगाती है। हमें यहाँ समझना बायोंसी के बारे में। तो बायोंसी किसे कहते हैं? देखिए, हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल? अगर हम कभी स्विम करते हैं पूल में तो हमें हल्का महसूस होता है, या जब कभी भी हम कुएं में बाल्टी डालते हैं और जितना कुएं में पानी है तब तक बाल्टी से पानी को खींचते हैं तो बड़ी आसानी से खींच जाता है, लेकिन जैसे ही बाल्टी बाहर आती है अब इस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रही है। हमने यहाँ पर देखा है कि शिप जो कि आयरन और स्टील से बनते हैं वो पानी में नहीं डूबते, जबकि उसी अमाउंट का अगर हम आयरन और स्टील ले लें इन द फॉर्म ऑफ सीट तो वो पानी में डूब जाता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो है बायोंसी। तो हमें इस बायोंसी को समझना है। देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी करी गई है। प्लास्टिक बॉटल को ले लीजिए, एम्प्टी बॉटल को, तो अब इसे पानी में डुबोएंगे तो हम जानते हैं कि यह ऊपर आ जाएगी। जितना ज़्यादा अंदर डालेंगे उतनी तेज़ी से यह ऊपर आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि नीचे से कोई ना कोई फोर्स ऐसी जरूर लग रही है। उसी फोर्स को क्या नाम दिया गया? बायोंट फोर्स कहा गया। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए इसे अप थ्रस्ट भी कह देते हैं। ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए अप थ्रस्ट भी कह देते हैं। अब देखिए, क्या यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही? तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। सो देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट ऑन द बॉटल ऑफ अंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये जो बॉटल हमने पानी में डाली थी, नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ऊपर से लगने वाली फोर्स कौन सी है? अपथ्रस्ट फोर्स। इसी को क्या नाम दिया गया? बायोंट फोर्स कहा गया। सो द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड। तो यहां से हमें समझ में आया, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जब बॉटल को इमर्स करा गया तो अपवर्ड फोर्स जो उस पर एक्सर्ट हुई बाय द किसके द्वारा? वाटर के द्वारा, जो कि उस बॉटल पे लगी वो ज्यादा है। किससे? उसके वेट से। वेट क्या थी? वेट की यूनिट क्या थी? न्यूटन यूनिट थी, यानी कि वह फोर्स जिससे कि अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, उस फोर्स के कंपैरिजन में जो बॉटल पे लगने वाली फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में थी वो ज़्यादा थी। इस वजह से यह जो बॉटल है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। अगर हमें इसे स्टिल डुबा के रखना है तो हमें ऊपर से लगने वाली फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। तो मतलब यह हुआ, द अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स एक्सर्ट, जो कि कौन लगा रहा है? वाटर के द्वारा। किस पे लगाएगी? किसी भी बॉटल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे। उसे अपथ्रस्ट बोला गया या उसे क्या बोला गया? बायोंट फोर्स कहा गया। और ऑल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर कि फ्लूइड के द्वारा फोर्स लगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? बायोंसी कहा जाता है। यानी फोर्स ऑफ बायोंसी लगेगी जब कोई ऑब्जेक्ट किस में इमर्स कर दिया जाए? फ्लूइड में इमर्स कर दिया जाए। अब जो मैग्नीट्यूड है बायोंट फोर्स का, यानी कि कितनी फोर्स लग रही है, इसकी बात कैसे पता चलती है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से हम पता लगा लेते हैं। व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? तो देखिए, हर ऑब्जेक्ट जो है पानी में जब इसे डाला जाएगा तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक अपवर्ड फोर्स लगेगी फोर्स ऑफ, जो कि अपवर्ड फोर्स है यानी कि फोर्स ऑफ बायोंसी। जो फोर्स ज़्यादा रहेगी उसकी वजह से, इफेक्ट की वजह से, या तो वो नीचे चला जाएगा या वो ऊपर रह जाएगा। तो बेसिकली यह किस वजह से पता चलता है? उसकी डेंसिटी से पता चलता है। तो यहाँ पे टर्म आती है डेंसिटी। तो बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर इसकी डेंसिटी है तो अब अगर हम यहाँ से ऐसा यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मास की ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हुई? केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से देखिए, यह बताते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डूबना है या वह फ्लोट करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी डेंसिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है कंपैरिजन टू वाटर, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 मीटर क्यूब का बॉक्स ले लिया जाए और उसके अंदर पानी को भर दिया जाए तो वो कितना पानी उसके अंदर आएगा? 1000 kg
इतना वाटर उसके अंदर आ जाएगा। सो बेसिकली 1000 kg पर मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी होती है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है 700 kg पर मीटर क्यूब, तो क्या यह पानी के अंदर डूब पाएगा? नहीं, यह पानी के ऊपर फ्लोट ही करेगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो जाती है 1300 या 13000 kg पर मीटर क्यूब, तो अब इस केस में यह ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट को बताता है कि द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल, क्योंकि आयरन नेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए यह अब थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस। इस वजह से, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है आयरन की, तो जिस वजह से जो अब थ्रस्ट फोर्स है वो कम लगेगी और यह पानी के अंदर डूब जाएगा। वहीं अगर हम कॉर्क की बात करें तो इसकी डेंसिटी कम है, जिस वजह से यह ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। तो इस तरीके से डेंसिटी के बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट का सिंक होना और फ्लोट होना हम डिसाइड करते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन अलग होता है कि किस वजह से कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पा रहा है, उसका अपना रीजन रहता है। तो जब इस रीजन को हम दूसरी बुक से पढ़ेंगे, एस चंद की बुक से, तब उसमें हम इस चीज़ को समझते हैं। बस हम इतना जान लेते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और यह वाटर में अगर हमने इसे डाल रखा है, तो देखिए इतना हिस्सा यह पानी में अगर है तो ये फ्लोट कर रहा है। तो ये फ्लोट कब करेगा? जब इस पूरी बॉडी का वेट किसके बराबर आ जाए? जितना फ्लूइड इसने यहाँ से डिस्प्लेस करा है, जितना फ्लूइड यहाँ से इसने डिस्प्लेस करा, मतलब यह हुआ जैसे कि मान लीजिए कि सिर्फ इतना ही बर्तन था और इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। जब हमने इसमें इसे कोई भी मान लेते हैं वुडन की ब्लॉक है, इसे हमने इसमें डाला, तो इसका कुछ अपना वॉल्यूम होगा, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये जगह घेरेगा। तो जिस जगह पर ये आ गया उतने जगह के पानी को इसने निकाला होगा। तो जितने जगह के इसने पानी को निकाला है, अगर वह वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर हो जाए, यानी कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट, पानी में डूबे हुए का नहीं, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट यदि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर अगर हो जाएगा, तभी यह बॉडी फ्लोट करेगी। और अगर वह कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पूरे वेट से ज़्यादा के वेट के पानी को डिस्प्लेस कर देगा, तो वह ऑब्वियस सी बात है कि डूब जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि इसका अपना वेट है 50 न्यूटन और वह पानी को डिस्प्लेस कर रहा है और वह पानी को यहाँ से हटा रहा है। अगर वह पानी को यहाँ से हटा रहा है तो जो पानी हटाए उसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका भी अपना कुछ वेट होगा। जो उसका वेट निकल कर आएगा, अगर वह वेट 60 न्यूटन रह जाए, तो देखिए इस पूरे ऑब्जेक्ट ने अपने वेट से ज़्यादा के वेट के वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यह पानी में डूब जाएगा। तो यह है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो हमें बेसिकली क्या समझना है, यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जानना है। हमें सिर्फ यहाँ पर डेंसिटी के बेसिस पर बात करनी थी कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और सिंक करता है। लेकिन फ्लोटेशन किस वजह से हो पा रही है, तो उसे हमने यहाँ पर समझा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट से ज़्यादा के वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा तो वह डूब जाएगा, और अगर वो कम वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस कर पाएगा तो वह फ्लोट करता रहेगा। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी की फॉर्म में हम इसे समझते हैं, किस तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम यहाँ पर समझें। देखिए बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यहाँ पे हमने 4 बीकर ले लिए और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट को टाई अप कर दिया और इसके अंदर हमने पानी फिल कर दिया हर एक केस में। अब होता क्या है, अब मान लेते हैं कि हमने इसमें पानी को, अब इसमें इसका अपना कुछ वेट होगा क्योंकि इस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अभी ये पानी में नहीं है तो कोई भी अपवर्ड फोर्स नहीं लगनी। मान लेते हैं कि ये 50 न्यूटन की इस पर फोर्स है। अब जब इसे हमने पानी में थोड़ा सा डाल दिया, अब पानी में डाल दिया थोड़ा सा, तो देखिए सिर्फ इतना एरिया पानी में गया है, जिसकी वजह से इस पर अब अपवर्ड फोर्स लगेगी। ऊपर से कितनी फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन। मान लेते हैं कि अब पानी की वजह से इस पर अपवर्ड फोर्स लगी, ऊपर की डायरेक्शन में मान लेते हैं 5 न्यूटन है, तो ओवरऑल कितनी फोर्स लगेगी, 50 नीचे की तरफ, 5 ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स कितनी आई, 45 न्यूटन। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई बैलेंस लगा दें, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 50 न्यूटन था, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 45 न्यूटन शो ऑफ करेगा। वहीं अगर हमने इसे और ज़्यादा पानी में डाल दिया, तो अब देखिए नीचे से लगने वाली फोर्स, मान लेते कि इस केस में 15 न्यूटन है और ऊपर से पहले 50 थी ओवरऑल, तो अब ओवरऑल कितनी लगेगी, 50 में से 15 कम कर देंगे तो 35 न्यूटन की अब ओवरऑल फोर्स रह जाएगी। तो यहाँ से समझ में हमें यह आ रहा है कि जैसे जैसे पानी में ऑब्जेक्ट जाता जा रहा है उसकी नेट फोर्स कम हो रहा है। नेट फोर्स कम क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे से भी एक फोर्स
लग रहा है। लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं। इस केस में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अब पानी में पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो गया। अब पानी में यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डूब गया है। अब यहाँ पर 50 न्यूटन की फोर्स थी, 50 न्यूटन की यहाँ पर फोर्स थी। अपवर्ड फोर्स मान लेते हैं कि इस केस में 20 न्यूटन है। अगर अपवर्ड फोर्स इस केस में 20 न्यूटन है तो अब यहाँ पर ओवरऑल फोर्स कितनी आई, 30 न्यूटन ही आएगी। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ केस की। मान लेते हैं कि अब यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करते हैं। इस पॉइंट पर अब थ्रस्ट फोर्स अलग होगी, इस पॉइंट पर अब थ्रस्ट फोर्स अलग होगी। तो ऐसा सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर जो अब थ्रस्ट फोर्स थी वह थी 40 न्यूटन और इस पॉइंट पर अब थ्रस्ट फोर्स थी वह थी 20 न्यूटन। तो ओवरऑल जो इस पॉइंट से नेट इफेक्ट आया वह कितना आया, 20 न्यूटन का आ गया। अब इसे पानी के अंदर और ज़्यादा डुबो देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पानी में और ज़्यादा अंदर लेकर जाते हैं। तो बेसिकली हमने मान लिया कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, और ज़्यादा अंदर आ गया, इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा नीचे आ गया है। तो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो देखिए और ज़्यादा नीचे आने की वजह से अब यहाँ पर फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर फोर्स होगी 30 न्यूटन। तो ये पॉइंट भी यानी कि मानते हैं इसे CD पॉइंट था, तो अब CD पॉइंट भी और नीचे आ गया है। तो यहाँ पर भी फोर्स बढ़ जाएगी और यहाँ पर फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स हो जाएगी मान लेते हैं 50 न्यूटन। तो ओवरऑल इफेक्ट तो देखिए अब भी 20 न्यूटन का रहेगा। इसका मतलब यह हुआ जो नेट इफेक्ट जो निकल कर आना है 50 न्यूटन थी, ओवरऑल 20 न्यूटन। तो यहाँ से देखिए 30 न्यूटन ही फोर्स लगी। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट जब तक पानी में पूरी तरीके से नहीं चला जाता तब तक उसका नेट फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जैसे ही वो पानी के अंदर पूरा सबमर्ज हो जाए उसके बाद आप उसे कितना भी अंदर डाल दीजिए उस पर कोई भी नेट इफेक्ट में चेंज नहीं आएगा। यानी कि 30 है तो 30 ही रहेगा। अब मान सपोज कर लीजिए और ज़्यादा नीचे चला जाए, तो ये इस तरीके से था, और ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू में चेंज आएगा और यहाँ पर भी आएगा, लेकिन जो नेट इफेक्ट है वो अगेन 20 न्यूटन का ही रहेगा, जिस वजह से ओवरऑल इफेक्ट अब भी कितना ही रह जाएगा, 30 न्यूटन ही रह जाएगा। यानी कि पानी में एक बार बॉडी का पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाने के बाद में उसके अपवर्ड फोर्स जो नेट फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इस तरीके से हमने यह एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर समझ लिया। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? सो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इस पे आते हैं डायरेक्टली। व्हेन एन बॉडी इज सबमर्ज्ड, व्हेन एन बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली, जब किसी भी वाटर में यानी कि यहाँ पर किसी भी बीकर में वाटर ले रखा था, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाए, तो देखिए हमने यह समझ लिया कि बायंट फोर्स लगी, लेकिन कितनी बायंट फोर्स लगेगी इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया कि बायंट फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है। सो व्हेन एन बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। ऑब्वियस सी बात है बायंट फोर्स लग रही है, लेकिन उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब यह पानी में चला गया, तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं हमने इसे पानी में डुबो दिया, तो यहाँ से पानी कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर ये जाएगा तो पानी ऊपर उठेगा। तो यहाँ से पानी निकल कर आ गया, जितना पानी निकल कर आया है, अब इसका अगर हम वेट निकाल लें, इसका क्या निकाल लें, वेट को फाइंड आउट कर लें जो कि न्यूटन में आएगा। जितना भी इसका वेट आएगा उतनी ही बायंट फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, ऐसा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो क्या समझ में आया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह समझ में आया कि जैसे कि यहाँ पर कितना, यहाँ पे 5 न्यूटन निकल कर आया, इसका मतलब यह हुआ इस केस में जो पानी निकल कर आया था वो इतना पानी था कि अगर हम इसका वेट करें तो 5 न्यूटन वैल्यू ही देगा। इस केस में जब ज़्यादा डूब गया तो ज़्यादा पानी निकलेगा, तो ज़्यादा पानी का अपना ज़्यादा वेट होगा। तो यहाँ पर वेट कितना रहा होगा, 15 न्यूटन। इसी वजह से यहाँ पर ओवरऑल फोर्स कितनी लगी, 15 न्यूटन। अब हमें समझ में आएगा इस केस में क्या हुआ। तो देखिए एक बार ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो दिया तो जितना पानी निकलना था मैक्सिमम निकल चुका है। अगर निकल चुका है तो इस केस में भी देखिए अब इसे और ज़्यादा डुबो दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पानी निकलना था इस केस में भी उतना ही निकल चुका है। यहाँ पर भी और ज़्यादा नीचे कितना भी ले जाइए, जितना पानी निकलना था वह निकल चुका है। तो इसका मतलब यह हुआ इन तीनों ही केस में जो पानी जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट एक ही रहा होगा, और वह वेट कितना है, 20 न्यूटन ही रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर डूबना था वह पूरा डूब चुका है और जितना पानी मैक्सिमम निकलना था वह निकल चुका है। इसलिए हमने यहाँ पर बताया था 20 न्यूटन की वैल्यू, ओवरऑल इफेक्ट 20 न्यूटन ही है। यहाँ भी देखिए 20 न्यूटन, यहाँ भी देखिए 20 न्यूटन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इस बात को समझ लिया कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट पानी में सबमर्ज होता है और कितनी बायंट फोर्स रहती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज करा जाए फुल्ली और पार्शियली तो वह एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड फोर्स, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, जितना भी
वाटर यानी कि फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर ही किसकी वैल्यू आ जाती है, बायन फोर्स की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने समझ लिया। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अपनी कुछ एप्लीकेशन है, यानी कि शिप को डिजाइन करने में, सबमरीन में लैक्टोमीटर जिससे कि हम दूध की शुद्धता नापते हैं, तो इन सभी चीज़ों में किसका यूज़ करा जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के यूज़ करके ही हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखिए जैसे हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था तो हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करते थे उसकी मोशन को, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे। इसी तरीके से रिलेटिव डेंसिटी भी यही कंसेप्ट पे बेस्ड है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यदि हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से उसकी डेंसिटी को रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जैसे कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब रहती है। इसका मतलब हम यहाँ पर किसकी डेंसिटी से रिलेट कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को बता रहे हैं। जैसे कि मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 के अराउंड रहती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अगर हम इसकी डेंसिटी निकालना चाहें सब्सटेंस की तो क्या आएगी, 13.6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 kg पर मीटर क्यूब से, जैसा कि यहाँ बता रखा है। जैसे कि सिल्वर की डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी 10.8 है, तो 10.8 बराबर हमें पता है डेंसिटी वाटर की कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमें बताना है डेंसिटी सिल्वर की, तो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 800 इतना kg पर मीटर क्यूब, क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल पोर्शन को हम अलग से कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर में अगर स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।